नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अधिकार टॉपिक को पढ़ेंगे, जिससे हर एग्ज़ाम में जैसे यूपी जीआईसी, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज आदि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनका व्याख्यात्मक हल हम देखेंगे। व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न आगे पूछे जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? तो नैतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है। तो देखिए, इसमें से जो नैतिक अधिकार है इसको विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। इसकी व्याख्या देखेंगे कि नैतिक अधिकार व्यक्ति के अंतःकरण और समाज की नैतिक चेतना पर आधारित होते हैं। राज्य न तो इस विषय पर कानून बना सकता है और न ही कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है। नैतिक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वाइल्ड का, महात्मा गांधी का, पंडित नेहरू का या लास्की का। तो यह कथन है महात्मा गांधी का कि कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। महात्मा गांधी का कहना है। अधिकार और कर्तव्यों के पारस्परिक संबंध के बारे में गांधी जी का विचार था कि अधिकांशतः लोग अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की नहीं। आगे वे कहते हैं कि मैंने अपनी अनपढ़ कर्मठ माँ से यह सीखा कि आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? तो यह प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। ऑप्शन बी में है कि अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। ऑप्शन सी है कि अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। ऑप्शन डी है कि अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत। तो यह है अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत। ऑप्शन डी सही है। यह व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इसकी व्याख्या देखेंगे कि व्यक्तित्व का अधिकार कांट के इस स्वतः सिद्ध तथ्य को मानकर चलता है कि मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के अनुरूप जीने का अधिकार है। कांट के समान ग्रीन जैसे प्रत्ययवादी विचारक व्यक्तित्व के अधिकार को व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मानते हैं। नेक्स्ट है, कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी के अधिकार माना जाता है? तो दूसरी पीढ़ी का अधिकार किसको माना जाता है? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार को, मूलभूत अधिकार को, नागरिक और राजनीतिक अधिकार को या मानव अधिकार को। तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार को दूसरी पीढ़ी का अधिकार माना जाता है। यूरोप में 19वीं सदी के सामाजिक सुधारों के दौरान इन अधिकारों की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें जो गलत है वो बताना है आपको। तो अधिकार व्यक्ति की अंतश्चेतना में अंतर्निहित है। अधिकार स्वाभाविक रूप से कर्तव्यों से बंधे हैं। ऑप्शन सी में है कि एक अर्थ में अधिकारों का स्वरूप पूर्व सामाजिक है। ऑप्शन डी है कि चूंकि अधिकार मात्र अमूर्त इकाई नहीं है, इनके क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है कि अधिकार व्यक्ति की अंतश्चेतना में अंतर्निहित है। ये कथन गलत है। बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं। देखिए, प्रत्येक अधिकार सामाजिक संदर्भ के लिए होता है। नैतिकता से इसका कोई संबंध नहीं होता है। अधिकार मांगों के रूप में प्रकट होते हैं जिन्हें समाज में समर्थन प्राप्त होता है। राज्य की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात इन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? तो वो राज्य है, समाज है, सामाजिक चेतना है या विधि है। तो ग्रीन के अनुसार जो प्राकृतिक अधिकारों के स्रोत हैं वो सामाजिक चेतना है। ऑप्शन सी सही है इसका। ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों को इसलिए स्वीकार करते हैं कि वे व्यक्तित्व के निर्माण की आवश्यक दशाएं हैं, न कि सामाजिक प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त अधिकार जैसा कि लोग मानते थे। ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों का आधार सामाजिक चेतना को मानते हैं। यह सार्वजनिक नैतिक चेतना है जिसमें सामान्य हित की धारणा का समावेश होता है। नेक्स्ट है,
अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है, तो वो है अधिकार प्राकृतिक रूप के होते हैं, अधिकार राज्य की देन होते हैं, राज्य समाज की देन होते हैं या राज्य परंपराओं की देन होते हैं। तो वो है राज्य परंपराओं की देन है। अधिकार के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है कि राज्य परंपराओं की देन है। देखिए, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास के परिणाम होते हैं। वर्षों से जिन रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे होते हैं, वे ही रीति रिवाज अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का निर्माण न तो राज्य द्वारा किया जाता है और न ही ये प्राकृतिक होते हैं, बल्कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों के हम अभ्यस्त हो जाते हैं और समाज जिन्हें स्वीकार कर लेता है, वे ही अधिकार बन जाते हैं। एडमंड बर्क इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो वो है पहला कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत अधिकार पूर्व नागर और पूर्व सामाजिक है। ऑप्शन बी में है कि अधिकारों का समय वैधानिक सिद्धांत अधिकार राज्य की कृति है। ऑप्शन सी में है कि अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत अधिकारी परंपराओं की उपज है। और ऑप्शन डी में है कि अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत अधिकार मनुष्य की शक्तियां हैं। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी है कि अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत अधिकार मनुष्य की शक्तियां हैं। बाकी ऑप्शंस जो है वो सुमेलित हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे। स्पष्ट है कि अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत नामक कोई सिद्धांत कभी प्रतिपादित नहीं किया गया है और न ही इस पर कोई विचार प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है। तो यह विभाजित किया है लॉक ने, बर्क ने, मिल ने या स्पेंसर ने। तो ऑप्शन डी है स्पेंसर। स्पेंसर अधिकारों के निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है स्पेंसर ने। इसका व्याख्या देखेंगे कि स्पेंसर का विचार है कि समान स्वाधीनता का अधिकार सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। इसी मौलिक अधिकार से अन्य मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति होती है। इन अधिकारों को स्पेंसर ने दो भागों में विभाजित किया, निजी अधिकार और सार्वजनिक अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्क किस सिद्धांत का समर्थक था। तो बर्क जो थे वो नैसर्गिक अधिकार के समर्थक थे, ऐतिहासिक अधिकार के थे, कानूनी अधिकार के थे या नैतिक अधिकार के थे। तो देखिए, बर्क जो थे वो ऐतिहासिक अधिकार के समर्थक थे। ऑप्शन बी सही है। बर्क प्राकृतिक अधिकारों की धारणा से सर्वथा असहमत थे और उनका कथन था कि प्राकृतिक अधिकारों पर बल देना समाज में अराजकता उत्पन्न करना है। बर्क इन अधिकारों को राष्ट्र के लिए घातक समझते थे। इन्हें राष्ट्रीय दृष्टि से अनुचित कार्य कहा करते थे और बर्क अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। यह किसने कहा है। तो यह कहा है अरस्तु ने, जॉन रॉल्स ने, बार्कर ने या डायसी ने। तो यह कहा है ऑप्शन बी जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स ने कहा है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। यह कहा है जॉन रॉल्स ने। रॉल्स ने अपना संपूर्ण जीवन न्याय सिद्धांत की स्थापना में लगा दिया। उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत को खड़ा करने के लिए अपने पूर्ववर्ती चिंतकों के विचारों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपने सिद्धांत को समझौतावादियों के विचारों पर आधारित करते हुए उपयोगितावादियों के विचारों का खंडन किया। उन्होंने अपने सिद्धांत को नैतिक आधार प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है।
किसने कहा कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है? तो यह कहा था टी.एच. ग्रीन ने, बोसांके ने, जे लास्की ने या लॉक ने? तो यह बोसांके का कथन है, ऑप्शन बी सही है कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है। अधिकार को परिभाषित करते हुए बोसांके ने लिखा है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है। इसी संदर्भ में अधिकार को परिभाषित करते हुए लास्की कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है? तो संरचनावादी कौन नहीं है? ग्रीन है, दुर्खीम है, वेबर या मार्क्स? इनमें से कौन नहीं है? तो वो ग्रीन है। ग्रीन जो है वो संरचनावादी नहीं है। बाकी दुर्खीम, वेबर और मार्क्स जो है वो संरचनावादी विचारक हैं। ग्रीन संरचनावादी नहीं है। दुर्खीम, वेबर तथा मार्क्स ने समाज की संरचनाओं का विस्तार से वर्णन किया है और यह दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य के कृत्य समाज की संरचनाओं से निर्धारित होते हैं, राज्य शक्ति का प्रयोग करने वाले लोगों के चरित्र से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? हॉब्स ने, लॉक ने, टी.एच. ग्रीन ने या उपयुक्त सभी ने? तो यह टी.एच. ग्रीन ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। इसका व्याख्या है कि ग्रीन ने राज्य के कार्यों की व्याख्या नकारात्मक रूप में की। याद रखिएगा कि ग्रीन ने राज्य के कार्यों की व्याख्या नकारात्मक रूप में की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य का कार्य है बाधाओं को बाधित करना। किंतु इस नकारात्मक भूमिका के बावजूद भी ग्रीन ने कहा कि यदि अशिक्षा, बेकारी, भूखमरी और शराबखोरी से लोगों का व्यक्तित्व नष्ट हो रहा है तो राज्य को इसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जर्मन चिंतक ग्रीन के विचारों से प्रभावित है? तो वो हीगल है, कांट है, फिक्टे हैं या सभी हैं? इसकी व्याख्या देखते हैं कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में ग्रीन का समय हीगल, कांट एवं फिक्टे के पश्चात आता है। उपर्युक्त तीनों विचारकों का प्रभाव ग्रीन के विचारों पर पड़ा है, न कि उक्त विचारकों पर ग्रीन का। अतः उपर्युक्त प्रश्न जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कथन ग्रीन के बारे में गलत कहा गया है? कि राज्य समाजों में एक समाज है, ग्रीन बहुलवादी है, या ग्रीन के अनुसार राज्य सभी अधिकारों और समायोजनों का अंतिम स्रोत है, इसलिए वह सभी समाजों में सर्वोच्च है। ऑप्शन डी है कि ग्रीन के अनुसार राज्य की सर्वोच्चता प्राकृतिक अवस्था और संघ की प्रकृति से नियंत्रित है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है कि ग्रीन बहुलवादी है, ये गलत कथन है। बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं वो राज्य समाजों में एक समाज है, सही है। ग्रीन के अनुसार राज्य सभी अधिकारों और समायोजनों का अंतिम स्रोत है, इसलिए वह सभी समाजों में सर्वोच्च है। और ग्रीन के अनुसार राज्य की सर्वोच्चता प्राकृतिक अवस्था और संघ की प्रकृति से नियंत्रित है। ये तीनों सही है। ऑप्शन बी ग्रीन बहुलवादी है, ये गलत है। ग्रीन राज्य को बहुलवादी नहीं मानते हैं, वह राज्य को अन्य समुदायों से उच्च स्थान देते हैं और यह आदर्शवादी विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लास्की का, मिल का, हॉब्स का या बार्कर का? तो देखिए, यह जो कथन है वो लास्की का है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। इसकी व्याख्या देखेंगे कि अधिकारों की व्याख्या करते हुए लास्की कहते हैं कि राज्य अधिकारों का संरक्षक है। स्वीकृति या संरक्षण मात्र से राज्य अपने को अधिकार का निर्माता नहीं कह सकता। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपने व्यक्तित्व का श्रेष्ठांश व्यक्त नहीं कर सकता है।
देखिए, व्याख्याओं से घबराइएगा मत। व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न क्लियर होते हैं और व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाएंगे आगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक को काम करने का अधिकार है, खाली स्थान उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। किसने कहा है? तो यह बार्कर ने कहा है, CEM जोड़ ने कहा है, लास्की ने कहा है, अजेस मिल ने कहा है। तो यह लास्की ने कहा है कि नागरिक को काम करने का अधिकार है। लास्की उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। यह लास्की का कथन है। लास्की ने अपनी प्रसिद्ध रचना ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में नागरिकों के काम करने के अधिकार का समर्थन करते हुए कहा है कि इसके अभाव में नागरिक उन साधनों से वंचित हो जाएगा जो उसके अस्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया गया है। यह कथन संबंधित है अधिकारों के कानूनी अधिकार सिद्धांत से, नैसर्गिक सिद्धांत से, आदर्शवादी सिद्धांत से या ऐतिहासिक सिद्धांत से। तो यह संबंधित है अधिकारों के नैसर्गिक अधिकार से कि अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया गया है। अधिकारों का नैसर्गिक सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य के अधिकार राज्य से पहले हैं। ये अधिकार नागरिकों को जन्मजात प्राप्त होते हैं। ये अधिकार राज्य की देन नहीं है, वरन ये तो स्वयं राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं। अतः इन्हें इसलिए लागू किया जाता है क्योंकि वे अधिकार हैं। इनको कानूनी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें सही जो है उसको पहचानना है। तो वैधानिक अधिकार सिद्धांत जो है वो हॉब्स, बेंथम, हीगल और रूसो का है। और अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत जो है वो जॉन लॉक, मिल्टन और मिल का है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत जो है वो एडमंड बर्क या सर हेनरी मैन सेविग्नी का है। और ऑप्शन डी में है कि अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत लॉक, बर्क, मार्क्स और लेनिन का है। तो देखिए इसमें से जो सही है वो है ऑप्शन सी, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत जो है वो एडमंड बर्क, सर हेनरी मैन और सेविग्नी का है। ये सही है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत का समर्थक ऑस्टिन, बेंथम, हॉब्स, हालैंड आदि विद्वान हैं। आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक क्रॉस, हेनरिची, ग्रीन, लास्की एवं कांट है। ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक बार्क, हीगल, मैकाइवन, हेनीमैन और सेविग्नी हैं। समाज कल्याण सिद्धांत के समर्थक बेंथम, मिल, लास्की, रास्को, पाउंड, प्रोफेसर चेसअप आदि विद्वान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है लास्की का, हालैंड का, वाइल्ड का या गेटेल का। तो यह कथन है वाइल्ड का कि अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है। यह वाइल्ड का कथन है। ऑप्शन सी सही है। इसकी परिभाषा है कि व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य दोनों घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू बताया है। ग्रे ने अधिकार को कर्तव्य का पूरक बताते हैं। इसी संदर्भ में वाइल्ड ने लिखा है कि अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है, बिना कर्तव्य के अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो अधिकारों की यह परिभाषा जो है वो हॉब्स से संबंधित है, हीगल से संबंधित है, बेंथम से है या लॉस्की से है। तो यह बेंथम से संबंधित है
कि जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। ये बेंथम से संबंधित है। अधिकारों की उपयुक्त परिभाषा जो है वो जेरेमी बेंथम से संबंधित है। बेंथम के अनुसार अधिकार केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि बेंथम जो है प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना को नितांत घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। बेंथम के अनुसार केवल उन्हीं अधिकारों को अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त हो। और बेंथम के अनुसार है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत ही निर्धारित करता है कि व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? तो पैनऑप्टिकन जो है वो जेल का उदाहरण है, शिक्षा व्यवस्था का है, कानून व्यवस्था का या रसोई का है? तो पैनऑप्टिकन जो है वो जेल से संबंधित है। पैनऑप्टिकन जेरेमी बेंथम द्वारा अभिकल्पित इस प्रकार की संस्थानिक भवन है। पैनऑप्टिकन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पैन और एक ऑप्टिकन। पैन का मतलब होता है कैदी और ऑप्टिकन का मतलब होता है कैदियों पर नजर रखने वाला, निगरानी करता, अर्थात ऐसी जगह जहां कैदियों को रखा जाता है वो स्थान जेल है। नेक्स्ट है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। तो यह कथन किसका है? यह हॉब्स का कथन है, लॉक का है, रूसो का है या बोंदा का है? तो यह हॉब्स का कथन है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। हॉब्स ने संप्रभुता संपन्न व्यक्ति लेवियाथन को कानून का स्रोत माना है। सामाजिक समझौता की प्रकृति के अनुसार लेवियाथन सबको आदेश देता है किंतु किसी अन्य के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वास्तविक कानून उसका आदेश है और उसे ही दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यह स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है या सामाजिक अधिकार है? तो यह है प्राकृतिक अधिकार, कि व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। यह व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है जो उसे स्वयं ही मिल जाता है। मानव के सभी अधिकारों में जीवन का अधिकार सबसे अधिक मौलिक व आधारभूत अधिकार है। यह एक प्राकृतिक अधिकार है जो व्यक्ति को सहज ही प्राप्त है, उससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। इस अधिकार के बिना अन्य किसी भी अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है भी जीवन के अधिकार को संरक्षित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भी जीवन के अधिकार को संरक्षित करता है और उसका नाम है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। राज्य का दायित्व है कि वह इस बात की व्यवस्था करे कि कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य व्यक्ति के जीवन का अंत न कर सके। अगला है कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही आत्मरक्षा का अधिकार भी निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? तो वैधानिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति है, नैतिकता की शक्ति है, न्यायालयों की शक्ति है या नीतिशास्त्र की शक्ति है? तो वैधानिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति है। ऑप्शन ए सही है। अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं वरन कृत्रिम है। अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं और एक व्यक्ति के केवल वे ही अधिकार हो सकते हैं जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है। अतः मूलतः वैधानिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थक नहीं है?
तो कौन है वो? हॉब्स है, बेंथम है, जॉन ऑस्टिन है या लॉक है? तो वह है जॉन लॉक। लॉक जो है वो अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। लॉक के अनुसार कुछ अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पहले अर्थात प्राकृतिक दशा में विद्यमान थे। इन्हें ही प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है, जिन अधिकारों का सृजन राज्य ने नहीं किया बल्कि राज्य का जन्म इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय जाता है। तो यह लॉक को, ऑस्टिन को, पाउंड को या ग्रोसियस को? तो यह जाता है ऑस्टिन को। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय ऑस्टिन को जाता है। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की यह मान्यता है कि अधिकार राज्य की देन है। प्रभुता संपन्न होने के कारण राज्य कानून निर्माण की अंतिम सत्ता है और अधिकारों का सृजन कानून के द्वारा होता है। ऑस्टिन इस तथ्य को स्वीकार करते हुए अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित हुए? तो वह कानूनी है, प्राकृतिक है, ऐतिहासिक है, आदर्शवादी है? तो यह कानूनी अधिकार है। जो अधिकार राज्य द्वारा निर्मित होते हैं कानूनी अधिकार है। शिक्षा और सेवा योजन के अधिकार तटस्थ हैं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। प्रायः नकारात्मक, कभी कभी सकारात्मक है। नकारात्मक है या सकारात्मक है? तो शिक्षा और सेवा योजन के अधिकार जो है वो सकारात्मक है। ऑप्शन डी सही है। शिक्षा एवं सेवा योजन के अधिकार सकारात्मक होते हैं। अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियां और अवसर हैं जिनसे उसे आत्मविकास में सहायता मिलती है। अधिकार दो प्रकार के होते हैं, नकारात्मक अधिकार और सकारात्मक अधिकार। राज्य में व्यक्ति की जिन गतिविधियों पर राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता उन्हें नकारात्मक अधिकार कहते हैं। उदाहरणतः विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वहीं दूसरी ओर सकारात्मक अधिकार यह संकेत देते हैं कि व्यक्ति को आत्मविकास में सहायता देने हेतु राज्य की ओर से क्या क्या व्यवस्था की गई है। उदाहरणतः चिकित्सा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार आदि सकारात्मक अधिकार हैं। सकारात्मक अधिकार कौन से हैं? चिकित्सा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार, ये सकारात्मक अधिकार माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है? तो इसमें बताना है कि सबसे पुराना कौन सा सिद्धांत है। तो अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत है, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है या अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत है। देखिए, अधिकारों का जो सबसे पुराना सिद्धांत है वो है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। ऑप्शन सी सही है। अधिकारों के संबंध में प्राकृतिक सिद्धांत सबसे अधिक प्राचीन है। इस सिद्धांतानुसार मानवीय अधिकार पूर्णतः प्राकृतिक और जन्म सिद्ध हैं। अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार उसकी चमड़ी का रंग। इनकी विस्तृत व्याख्या करने या औचित्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वयं सिद्ध है। अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत प्राकृतिक अधिकार, अभी हमने पढ़ा है। अन्य सभी अधिकार मूलतः निकले हैं। तो अन्य सभी अधिकार जो है वो निकले हैं प्राकृतिक अधिकारों से, धार्मिक अधिकारों से, व्यक्तिगत अनुक्रिया से या सामाजिक अधिकारों से। तो सभी अधिकार जो है वो निकले हैं प्राकृतिक अधिकारों से। ऑप्शन ए सही है। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों तथा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता था। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। अन्य सभी अधिकार इस बुनियादी प्राकृतिक अधिकारों से ही निकले हैं। नेक्स्ट है, शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? तो वह है संप्रभुता, वैधता, श्रेष्ठता या उपयोगिता। तो वैधता है। वैधता शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व है। शक्ति और प्राधिकार के प्रमुख निर्भेदक तत्व वैधता होती है।
जब शक्ति को वैधता प्राप्त होती है तब वह प्राधिकार या सत्ता का रूप धारण कर लेती है। महत्वपूर्ण तथ्य में है कि सत्ता या प्राधिकार किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण या क्षमता है जिसके कारण उसे सही या प्रामाणिक मानकर उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। वस्तुतः सत्ता के दो मुख्य घटक हैं, शक्ति एवं वैधता। किसी नियम या निर्णय की वैधता से यह संकेत मिलता है कि लोग उस नियमन या निर्णय को अपने लिए और सारे समाज के लिए उपयुक्त एवं कल्याणकारी समझते हैं। इसलिए वे उसे मन से स्वीकार करते हुए उसका पालन करने को तैयार रहते हैं। समाज में व्यवस्था कायम रखने हेतु वैधता एवं शक्ति एक दूसरे की परम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है? तो वह है कल्याणकारी स्वरूप, लोकहित में प्रयोग, राज्य का संरक्षण या समाज का संरक्षण। तो वह है समाज का संरक्षण। समाज का संरक्षण जो है एक अधिकार का लक्षण नहीं है। बाकी कल्याणकारी स्वरूप, लोकहित में प्रयोग और राज्य का संरक्षण ये अधिकार के लक्षण है और समाज का संरक्षण ये नहीं है। अधिकार की सामान्य धारणा के आधार पर अधिकार के निम्नलिखित आवश्यक लक्षण कहे जा सकते हैं। वो है सामाजिक स्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप, लोकहित में प्रयोग, राज्य का संरक्षण, सार्वभौमिकता एवं सार्वव्यापकता। समाज का संरक्षण अधिकार का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का, हेराल्ड जोसेफ लास्की का, जॉन रॉल्स का या रॉबर्ट नोजिक का। तो यह कथन जो है वो हेराल्ड जोसेफ लास्की का है कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उसे मान्यता प्रदान करता है। हेराल्ड जोसेफ लास्की ने कहा है कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उसे मान्यता प्रदान करता है। लास्की ने अधिकारों के संबंध में समानता का समर्थन किया है। उसके अनुसार अधिकार सबके लिए समान है और राज्य को उन्हें सब नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। अधिकारों की संकल्पना के जन्मदाता जॉन लॉक हैं। अधिकारों के संकल्पना के जन्मदाता जो है वो जॉन लॉक हैं। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति समान थे तथा सभी को जन्मजात प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार दैवीय रचना है, अधिकार पूर्व नागरिक समाज से आते हैं, अधिकार नरेश द्वारा मिले हैं या अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। तो यह है अधिकार पूर्व नागरिक समाज से आते हैं। यह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार पूर्व नागरिक समाज से आते हैं। ऑप्शन बी सही है। इसकी व्याख्या देखेंगे कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन लॉक ने जोरदार तरीके से किया था। इन अधिकारों की अंतर्निहित मान्यता है कि राज्य से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में लोगों को यह अधिकार प्राप्त थे। राज्य के आवर्तन का उद्देश्य ही इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। तो वह सभी उदारवादियों द्वारा, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, केवल जॉन लॉक द्वारा या केवल जॉन और स्टुअर्ट मिल द्वारा। तो यह केवल कुछ उदारवादियों द्वारा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। ऑप्शन बी सही है, कुछ उदारवादियों द्वारा। हॉब्स ने जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना तथा लॉक ने जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। स्पेंसर ने स्वाधीनता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। इस प्रकार कुछ उदारवादियों द्वारा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि थॉमस हॉब्स 1588 से 1679
प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। हॉब्स को आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता कहा जाता है और बेंथम को उपयोगितावाद तथा ऑस्टिन को संप्रभुता सिद्धांत पर उसका प्रभाव स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक के अनुसार प्रकृति के राज्य के लोग केवल इसका उपभोग करते हैं, तो किसका करते हैं? ईश्वरीय अधिकार का, प्राकृतिक अधिकार का, कानूनी अधिकार का या धार्मिक अधिकार का? तो यह करते हैं प्राकृतिक अधिकार का। लॉक के अनुसार प्रकृति से राज्य के लोग केवल इसका उपभोग करते थे, प्राकृतिक अधिकार का। ऑप्शन बी सही है। लॉक ने टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हुए कहा कि लोग इनका उपभोग प्राकृतिक अवस्था में तो करते ही थे, राज्य के निर्माण के पश्चात भी इन अधिकारों का उपयोग जारी रहता है। नेक्स्ट है, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? तो वो लॉक है, बेंथम है, ग्रीन है या लॉक है, सॉरी मार्क्स है। तो वो है लॉक। लॉक जो है वो इन विचारकों प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है, लॉक। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया? तो वह हॉब्स, लॉक, रूसो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो है लॉक। लॉक ने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया। इसकी व्याख्या है कि लॉक ने अपनी कृति टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में राज्य पूर्व प्राकृतिक अवस्था में लोगों के पास प्राकृतिक अधिकारों का होना स्वीकार किया है। सामाजिक समझौते के द्वारा जब राज्य का निर्माण होता है तब राज्य का सदस्य बनने पर भी लोग अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग नहीं करते, अपितु उन अधिकारों के साथ वह राज्य में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विचारक यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है? तो वो थॉमस हॉब्स, जे रूसो, जे लॉक या जे एस मिल? तो वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक यह सुझाव देते हैं कि संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन सी सही है। इसकी व्याख्या देखेंगे। जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में रखा है। उन्होंने संपत्ति के अधिकार को इतना व्यापक माना है कि उसमें जीवन और स्वतंत्रता को भी सम्मिलित कर लिया है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण संपत्ति के अभाव में संभव नहीं है, अतः संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार किया है? तो वह हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, बेंथम है? तो वह है लॉक। लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसे अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया है? तो ऑप्शन ए है कि जीवन का अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है संपत्ति का अधिकार और डी है समानता का अधिकार। तो वो डी है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अधिकारों में से किसे अपने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया है, तो वो है समानता का अधिकार। ऑप्शन डी है। निम्न में से कौन सा लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो वो है जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या कार्य का अधिकार। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है, कार्य का अधिकार। ऑप्शन डी सही है। राजनीतिक अधिकारों में किसे निम्नलिखित सम्मिलित नहीं किया गया है? तो राजनीतिक अधिकारों में मतदान को, सरकार का विरोध करना, निर्वाचित होना या काम पाना। तो प्राकृतिक अधिकारों में जो सम्मिलित नहीं है वो है काम पाना। ऑप्शन डी सही है। बाकी मतदान और सरकार का विरोध करना और निर्वाचित होना ये राजनीतिक अधिकारों में सम्मिलित हैं। मतदान, सरकार का विरोध करना और निर्वाचित होना आदि राजनीतिक अधिकारों में सम्मिलित हैं, जबकि काम पाना इसमें सम्मिलित नहीं है। काम का अधिकार नागरिक अधिकार के तहत आता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में इसकी व्यवस्था है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, रोजगार के संबंध में समान अवसर की प्राप्ति
और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। वोट देना और वोट लेना एक व्यक्ति का राजनीतिक अधिकार है, जिसके लिए नागरिक होना अनिवार्य है तथा नागरिक राजनीतिक व्यक्ति है जो यथास्थिति स्थापित निर्वाचित क्षेत्र का निवासी है और निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो वो है बेंथम, थॉमस पेन या बर्क। तो ऑप्शन ए में है कि एक और दो दोनों, अर्थात बेंथम और थॉमस पेन। ऑप्शन बी है कि एक और तीन, बेंथम और बर्क। ऑप्शन सी में है कि केवल तीन और बर्क। और ऑप्शन डी में है थॉमस पेन, अर्थात दो। तो वो है दो, और थॉमस पेन जो है वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बेंथम कानूनी अधिकार सिद्धांत के समर्थक हैं। बर्क जो है वो ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक हैं। थॉमस पेन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और यह है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।